नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार गोंड है और आप सत्ता दर्पण देखना शुरू कर चुके हैं। मेहनत का रंग आता ही आता है, मेहनत करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये अगर आप इसका ताज़ा एग्ज़ाम्पल अगर बिहार से लें, तो ये बीपीएससी में 9वीं रैंक लाने वाले आकाश कुमार के आप मेहनत को देख सकते हैं। उनका मेहनत अभी रंग लाया, उनके गाँव वाले, उनके परिवार अभी कितने उन पे गर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उनके ऊपर। आप ये उनकी कहानी को देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। आज हम उन्हीं के साथ हैं। वो अभी कुछ ही दिन पहले बिहार बीपीएससी का रिजल्ट्स घोषित हुआ, जिसमें ये आकाश कुमार 9वीं रैंक लेकर आए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके प्रिपरेशन की सारी कहानियाँ इनसे ही सुनेंगे और इनको जो सफलता मिली है, उसके पीछे जो इनका मेहनत है उसको भी देखेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे ये अब एक बड़े पद पे आने वाले हैं। इनकी जो दृष्टिकोण है बिहार को लेके या फिर भारत के विकास को लेके, ये क्या देखते हैं इसको। हम चलिए शुरू करते हैं, सवालों का सिलसिला एक एक करके इनसे पूछते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आकाश कुमार जी, सबसे पहले आप ये बता दिए, जो आप ये पदवी जो आपके ऊपर एक लग गई है कि 9वीं रैंक लाने वाला है, आप स्टूडेंट है, इसके पहले मेहनत जो हुआ है वो आप बताइए। वो दुनिया को नहीं दिखता है, क्योंकि सफलता दिखता है, सफलता जो सर पे मौर्य आग के सर पे चढ़ गया वो लोगों को दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप मेरी स्टोरी को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर, जैसा कि हाल के रिजल्ट में मैंने 9वीं रैंक पाया है और इससे मैं बहुत ही गर्वान्वित हूं, मेरे घर वाले भी बहुत गर्वान्वित हैं। इसके पीछे अगर मेरी मेहनत कहा जाए तो बहुत ही मेहनत है। लगभग मैं 6-7 साल से अभी बाहर ही रहता हूं, घर के बाहर ही। पहले बनारस रहा, फिर अभी लास्ट 3 मंथ से मैं पटना रह रहा हूं। तो सर, मेहनत तो बहुत थी, हमने स्ट्रगल भी बहुत किया लाइफ में, तो सर अभी लेकिन उसका परिणाम मिला है तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये अटेम्प्ट आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। ये काफ़ी अहम बात हो जाती है। अगर कोई बीपीएससी यूपीएससी इस लेवल पे अगर कोई पहला अटेम्प्ट में अगर निकाल लेता है, तो आप ये समझ सकते हैं वो पहले बार ही कितना मेहनत कर चुका है। वो लड़का फिर वो लड़की कितनी मेहनत कर चुकी है कि वो एक ही बार में अपने पूरे मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लोगों के लिए 2-2 3-3 अटेम्प्ट 4-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, लेकिन ये पहली बार में निकाला, ये कोई आम बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो पढ़ाई हुआ है वो शुरू से आपका ऐसे ही मतलब एक अग्रसर विद्यार्थी के रूप में थे, या फिर बाद में चल के आप अपने पढ़ाई को और ज़्यादा आगे किए? देखिए, मेरे फादर 10th तक पढ़े हुए हैं, मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की थी और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को बहुत आगे तक पढ़ाऊँगा और एक ऑफिसर बनाऊँगा। तो इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर काफ़ी ध्यान दिया, और जिस कारण मैं शुरू से ही एक आप जो गांव में सुनते प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उस टाइप की मेरी एक ख्याति थी, लोगों में भी थी। मैं प्राइमरी स्कूल में भी मैं टीचर्स का प्रिय था, मिडिल स्कूल में भी, तो मैंने 10th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स रहे। तो आप कह सकते हैं कि मैं शुरू से ही बहुत नहीं लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी रहा। ये मतलब कुछ हम आपके गांव वालों से बात कर रहे थे, जो आपकी एज के जो लोग थे, उनसे 1-2 आदमी से बात हुई। वो लोग बता रहे थे कि आपका जो बैकग्राउंड और जो फैमिली का बैकग्राउंड है, जो पढ़ाई के प्रति जो मतलब शिक्षा को लेके, वो उतना उच्च स्तरीय नहीं जितना अभी कि आपने अभी उस लेवल पे कर दिया है। तो क्या ये आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पिताजी 10वीं तक पढ़े हैं, उसी के जी जी। जैसे उनके एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं वो, और उनके जैसे मैंने बताया कि उनका एक सपना था, उसको उन्होंने पूरा करने के लिए अपने बच्चे पे मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और मैंने भी उनके साथ जो भी उन्होंने मुझे समझाया उसके लिए मैंने बचपन से ही जी जान से मेहनत किया है, और अभी ये मुकाम मैंने हासिल किया है। अच्छा, आप अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपका रूटीन क्या था, वो कैसे पढ़ते थे, वो अगर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, जैसा कि बाकी सारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के जैसा था, और मैं मतलब देर रात तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से नहीं हूँ। मैं 12-1 बजे तक सो जाता था और सुबह में वहीं 7-8 बजे तक था। मतलब मैं 6-7 घंटा का नींद पर्याप्त लेता हूँ। उसके बाद लगभग दिन में 6 से 8 घंटा मैं एवरेज पढ़ा करता था। लेकिन जैसे एग्ज़ाम टाइम आ गया, अगर एग्ज़ाम मान लीजिए प्रीलिम्स 1 मंथ बाद है, मेंस 1 मंथ 2 मंथ बाद है, तो उसमें मेरी पढ़ाई ज़्यादा होती थी और लगभग 10 घंटे तक मैं पढ़ता था।
लोगों के अंदर एक मिथ रहता है कि बच्चों के अंदर कि अगर आप यूपीएससी बीपीएससी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, नींद आपको कम लेनी पड़ती है और मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ये क्या सही है क्या? देखिए ये इंडिविजुअल बेसिस पे अगर कोई मान लीजिए 100 में एक आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एक जनरल चीज़ है जो हर किसी को करना चाहिए। आप जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप जितने टॉपर्स को सुने वो यही कहेंगे कि 6 से 8 घंटा की आप अगर सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के साथ साथ कई सारे काम कर रहे हैं, वो आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो सिंसियर की बात करें 6 से 8 घंटा पढ़ाई मैं मानता हूँ कि इनफ है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कम सोना शुरू कर दें, नींद त्याग दें, खाना खाना छोड़ दें, ये सब मैं मिथ मानता हूँ इसको। तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि ज़्यादा मेहनत करना ये इस लेवल पे पहुंचने के लिए, इस बड़े एग्जाम को करने के लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बशर्ते आप लगातार लग रहे हैं। नहीं, अगर हाँ, लगातार जैसे कंटिन्यू। यस सर, जैसे मैं जोड़ना चाहूँ कि आप अगर अपने स्टडी आवर को काउंट करना शुरू करें, तो 6 से 8 घंटा पढ़ना कोई कम मेहनत नहीं है। आप इसको अगर आप पढ़ने जाएँगे, आपको लगता है कि आपने अगर मान लीजिए कि दिन में 10 बजे पढ़ने बैठे और 1 बजे आप खड़ा हो गए, मतलब आपने स्टडी छोड़ दी, तो आपको लगता है कि हमने 3 घंटे पढ़ लिए। लेकिन आप उसका काउंट करेंगे तो कई बार होता है कि आप बीच में कॉल से बात करने लगे, बीच में आपने दोस्तों से हँसी मज़ाक करने किया, और फिर उसको आप जोड़ दें कि आपने पढ़ाई किया। तो आपको लगा कि मैंने 3 घंटा पढ़ लिया, तो ऐसे 3 घंटा को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिंसियर स्टडी होनी चाहिए 6 से 8 घंटा। अच्छा, एक ये भी होता है कि ग्रुप बच्चों के मन में एक उलझन रहती है कि ग्रुप स्टडी करे या सेल्फ स्टडी करे या फिर कोचिंग संस्थान बेटर रहता है, क्या सबसे बेटर रहता है? देखिए ग्रुप स्टडी का भी अपना एक महत्व है, खासकर अगर आपके फ्रेंड आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर सेम एग्ज़ाम की तैयारी है, आप दोनों की बैकग्राउंड अगर मैच करते हैं, मतलब सिंसियर हैं, ऐसा नहीं कि दोस्तों के गोल्स अलग अलग हैं, तो मैं मानता हूँ कि ग्रुप स्टडी एक हेल्पफुल चीज़ है। जैसे मैं प्रीलिम्स के टाइम में मेरे एक दोस्त थे, पृथ्वी उनका नाम है, तो उनके साथ हम लोग डिस्कस किया करते थे। जैसे चैप्टर मैंने हिस्ट्री से कोई चैप्टर पढ़ा, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए कि आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मेंस में खासकर मुझे लगता है कि मेरे तैयारी के दौरान आंसर राइटिंग हम लोग साथ में डेली टाइम बाउंड मैनर में हम लोग बैठ के साथ में रोज़ 2 घंटा 3 घंटा लिखते रहे, तो ये जिसका रिजल्ट मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसका। इंटरव्यू में भी हम लोग कुछ दोस्तों के साथ ऑनलाइन हम लोग मॉक कंडक्ट किए थे। अगर उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें तो ग्रुप डिस्कशन को मैं बहुत यूजफुल मानता हूँ। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था इस एग्जाम में? चूँकि मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी विषय से रहा है, तो इसलिए मैंने बीपीएससी में ऑप्शनल भी ज्योग्राफी को ही रखा था। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं ना कि एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है ऐसा? देखिए 68 और के भी सब्जेक्ट की अपेक्षा? यस 68 बीपीएससी के बाद से पैटर्न चूँकि चेंज हो गया है, तब ऑप्शनल को सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है और 100 मार्क्स के ही होते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस का। तो वो जो पहले महत्व होता था ऑप्शनल का, उसका महत्व अब नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी आपको लगभग 30% के आसपास आपको मार्क्स लाने होते हैं, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन इंटरव्यू फेज में मैं देखता हूँ कि ऑप्शनल का रोल बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ही डोमिनेटेड होते हैं। तो अच्छा, एक बात ये भी रहती है कि करंट अफेयर से संबंधित जो सवालात होते हैं, मतलब सवाल बच्चों के होते हैं, करंट अफेयर कहाँ से ज़्यादा मतलब एक्यूरेट या फिर तुरंत अपडेट रहे, ये करंट अफेयर के लिए आप क्या करते थे? यस सर, जैसे अगर प्रीलिम्स फेज़ की बात करें तो उस समय मैं ईयरली मैगज़ीन मैं रेफ़र करता था, और लास्ट के 6 मंथ को मैं ज़्यादा मतलब अच्छे डिटेल से पढ़ता था, क्योंकि बीपीएससी में आमतौर पे लगभग 60 से 80% तक क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के होते हैं, इक्का दुक्का पुराने होते हैं। तो मैं जनरली बिहार के लिए भी एक ईयरली मैगज़ीन और नेशनल और इंटरनेशनल के भी ईयरली मैगज़ीन, दोनों को मैं अच्छे से पढ़ता था, और वो मैं इनफ मानता था। मतलब डेली, बहुत लोग डेली भी न्यूज़ फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। हालांकि 69th का जो प्रीलिम्स का पैटर्न देखा गया कि उसमें करंट अफेयर डीपली पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए अब जो मेन जो इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज, उनको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। एक बच्चों में एक ये भी कन्फ्यूजन, आजकल बच्चे जानते हैं कितने पैनिक हो जा रहे हैं कुछ ही दिन में, बहुत उनके पास अब वो सब्र का बांध बहुत जल्दी टूट जाए, सब्र नहीं है। तो मतलब बच्चे जल्द से जल्द नौकरी पाना है, रोजगार पाना चाहते हैं, तो कई के बच्चे होते हैं साथ में 2-2, 3-3 गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का तैयारी करते रहते हैं। तो क्या ये कितने हद तक सही है कि वो एक ही में लगे रहें या फिर एक साथ 2 या 3 गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकें? देखिए ये स्टूडेंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है।
बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्टिव में भी आंसर लिखने में भी प्रोफिशिएंट होते हैं और उनका मैथ साइंस भी स्ट्रांग होता है, रीजनिंग वगैरह स्ट्रांग होता है, तो वो वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको डिसाइड करें। हालांकि अगर आप किसी एक एग्ज़ाम को, जो मेन आपका एग्ज़ाम जो फोकस है उस पर आप फोकस्ड रहें तो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि आपका टाइम और एनर्जी डाइवर्ट नहीं होता है। तो आप मेरा सलाह यही है कि आप शुरू में 1 साल 2 साल अपना जो आपका मेन गोल है उसको दीजिए। अगर वहाँ नहीं हो रहा है किसी बस, और चूँकि आप 1-2 साल में आपकी तैयारी भी हो जाएगी, तब आप दूसरे एग्ज़ाम्स को भी जो उसी से रिलेटेड हैं तब आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। एक ये भी रहता है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ याद है कि मैं आपको कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई थी स्पेंट नाम की, शायद आपने देखा हो या सुना होगा। यस। तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा एक निकल के आया था और लोग इससे बहुत चर्चा कर रहे थे कि ऑप्शन क्या है, अगर आप नहीं होता है तो उसके बाद क्या है, अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, आपको जॉब नहीं मिलता, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कोई आपके पास ऑप्शन है? तो आपने कुछ ऑप्शन के बारे में सोचा था? सर, सिविल सर्विसेज के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। जैसा कि मैं अपने एग्जांपल के बारे में बात करूं, तो जब फाइनल रिजल्ट नहीं आया था और कुछ दिन पहले ही जब बीपीएससी टीचर्स का रिजल्ट आ रहा था, जिसमें मेरे दोस्तों का भी रिजल्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा था कि मुझे भी बीएड कर लेना चाहिए, मैं भी एक टीचर बन जाता बैकअप के रूप में, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज पे अपना फुल टाइम दे सकता था। तो आप कह सकते हैं कि जबकि मुझे देखिए 9th रैंक मिला, इतना अच्छा रैंक मिलने के बाद भी मैं डाउटफुल था कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सबको ये इनसिक्योरिटी होती हैं। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप लगभग कुछ सालों से आप बाहर नहीं रह रहे हैं लगातार, तो ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट की लाइफ में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में आती है, तो आपके भी लाइफ में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो आप उससे कैसे डील करते थे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने अपने जो जितने मेरे पास संसाधन थे, मैंने उसी के अनुरूप तैयारी किया। मैंने कोई एक्स्ट्रा वैगेंट खर्च नहीं किए। जैसे बीएचयू के दौरान चूँकि हॉस्टल में बहुत कम खर्च में, लगभग 3000 से 4000 के बीच में पर मंथ मेरा खर्चा निकल जाता था ग्रेजुएशन के टाइम में। उसके बाद ही मैं बनारस रहा था, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं था। तो मेरा है कि आपके पास जितने संसाधन हैं, आप उसी संसाधन में अपने को ढालने की कोशिश करें। और चूंकि मैंने कोई कोर्स भी नहीं लिया, क्योंकि कोर्स के लगभग 1 लाख से ज़्यादा के आजकल वीडियो क्लासेस। आपने किसी इंस्टीट्यूट का भी कोर्स नहीं लिया? नो सर, मैंने कभी भी कोई कोर्स नहीं लिया है वीडियो क्लासेस के रूप में। मैंने टेस्ट सीरीज लिए हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, लेकिन ऐसे वीडियो में नहीं लिया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं लिया, मैं खुद से ही तैयारी किया और खुद से ही तैयारी करके अभी ये हुआ है। तो मतलब वही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, मतलब बहुत लोगों के हो सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर वो एक डिटर्मिनेशन काइंड ऑफ थिंग है तो आप कम मीन्स में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बीपीएससी का जो आपने ये कब सोचा था कि बीपीएससी का एग्जाम देना है, या फिर कुछ तो कोई तो एक पॉइंट होगा जहाँ आपने ये निर्णय लिया होगा कि बीपीएससी देना है, रेलवे देना है, या गवर्नमेंट करना है, मतलब बिजनेस भी करना है, ऐसा कुछ कौन सा पॉइंट था? मैंने 12th के बाद से ही ये सोचा था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, इसीलिए मैं 11th-12th साइंस से किया, लेकिन मैंने बीएचयू जाने का फैसला किया सोशल साइंस से, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो मेरा डिसीजन वहाँ से आया और मैं प्राइमरी यूपीएससी की तैयारी करता था, लेकिन मैं 2022 में दिया भी था यूपीएससी में, जिसमें प्री नहीं हुआ था। और उसके बाद चूँकि बीपीएससी था 68, तो मैंने इस पर फुल्ली फोकस्ड किया और अभी ये रिजल्ट है। तो मैं 12th के बाद से ही तैयारी किया था। एक लास्ट ईयर की बात है जहाँ पे बीपीएससी का एग्जाम में धांधली हुई थी, आपको तो पता होगा। 67 हाँ। के प्री में। तो एग्ज़ाम होते हुए उस समय कुछ धांधली हुई थी कि पेपर कुछ बच्चों को एक ही साथ या कुछ अलग अलग दिया जा रहा था, उसको रद्द भी कर दिया गया। तो आपको ये नहीं था शक कि इस बार भी कुछ हो जाए, या फिर वैसा कि बिहार में शिक्षा का एग्ज़ाम का ये स्तर है, कहीं हम और से दें, यूपी से दें या फिर झारखंड, ऐसे कुछ, या फिर हम ये यूपीएससी ही दें? ऐसा कुछ नहीं था बिहार में। मतलब पेपर पहले लीक हो जाते थे, लेकिन अभी बीपीएससी में जो नए चेयरमैन हैं उनके प्रयासों से बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं और आप देख रहे हैं 68, 69 एकदम स्मूथली हो रहा है। टीचर्स के भी एग्जाम से स्मूथली कराए गए हैं और प्री के लगभग 1 घंटा पहले ही एंट्री बंद हो जा रही है। तो ये सब बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं, जिनसे, और चूँकि कैलेंडर भी आपको टाइम पे रिलीज किया जा रहा है, तो ये सब प्रयासों से अब एकदम बीपीएससी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है बीपीएससी ने, तो अब बहुत अच्छी संभावना होगी। अब मैं कुछ दृष्टिकोण और कुछ बिंदु मैं कुछ आपका नज़रिया लेना चाहूँगा बिहार शिक्षा को लेकर। बिहार जो शिक्षा विभाग है उस पर
आपकी क्या सोच है, आप कैसे देखते हैं बिहार शिक्षा को, या फिर उसके कंपेरिजन में आप यूपी या फिर किसी और स्टेट को? देखिए ये तो मतलब फैक्ट है कि बिहार में लिटरेसी रेट में भी बिहार बाकी स्टेट्स के तुलना में पीछे हैं। एजुकेशन में अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो भी हम लोग पीछे हैं। इनरोलमेंट रेशियो तो बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि लड़कियों का भी आप देखेंगे पिछले दशकों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जैसे साइकिल योजना स्कीम या 10th पर जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इन सब वजहों से हमारा इनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा है, लेकिन उसके बाद 10th के बाद ड्रॉप आउट रेशियो भी बिहार में हाइयर है। लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, खासकर बच्चियों को शादी करने की शुरुआत जल्दी हो जाती है। लेकिन हाल में आप देखें कि वर्तमान में शिक्षा में बिहार में रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी तो एक टीचर्स की बहुत ज़्यादा जो कमी थी बिहार में, टीचर स्टूडेंट रेशियो कम था, उसको बढ़ाया गया है। क्वालिटी टीचर्स की बढ़ाने के लिए भी आप बीपीएससी के थ्रू देखिए एग्जाम लिया गया है। तो ये सब कुछ बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अभी मिशन दक्ष के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें लगभग 25 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक एक्स्ट्रा क्लास अभी दिया जा रहा है। तो इससे मैं मानता हूँ कि अभी बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बाकी सब स्टेट्स की तुलना में तो ये तो फैक्ट ही है कि कमज़ोर रहा है। अगर इसको और बेहतर करना हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर बच्चों को देना हो, तो आपके हिसाब से कुछ और बेहतर किया जा सकता है? ऐसे कि मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ग्रामीण इलाके से हैं, आपने एक ग्रामीण तबके से लेके आप एक अच्छे शहर में जाके एजुकेशन लिया, वो भी बीएचयू से लिया है, वहाँ पे काफ़ी सालों तक आपने स्टडी किया, तो आपको तो कुछ तो अंतर दिखा होगा। उस अंतर का आप सोल्यूशन कुछ बताएंगे? देखिए मैंने शुरू से ही मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। मैं आपको एक बता दूं कि मैंने अभी तक प्राइवेट स्कूल में एक भी क्लास करने नहीं गया आज तक। तो मैंने देखा है, करीब से देखा है सरकारी स्कूलों के कंडीशंस को। तो मुझे लगता है अगर कुछ रिफॉर्म्स की बात करें तो पहला कि सरकारी स्कूलों में वर्क कल्चर की कमी देखने को मिलती है। टीचर्स आते हैं लेकिन वो पढ़ाना में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, उनको लगता ही नहीं कि ये मेरा पर्पस है पढ़ाना। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए कि टीचर्स आएँ और मन से पढ़ाएं। जो हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में टीचर कितना मेहनत करते हैं, वो मेहनत वो डेडिकेशन हमें सरकारी स्कूल में देखने को नहीं मिलती है। दूसरा चीज़ कि स्कूलों में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स का प्रयोग करके टीचर्स की अटेंडेंस जिसे वो टाइम अभी नए जो इंक्लूड भी किया गया इसको। सीसीटीवी कैमरा की मदद से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्लासेस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, टीचर्स बाहर बैठे तो नहीं हैं। तो ये सब हो गया। और तीसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं भी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। कई बार स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं होती हैं, तो लड़कियों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स की, प्लेग्राउंड्स की सुविधा नहीं रहती हैं। क्लासरूम न्यूज़ में आता है कि कई बार बरामदे में बैठ के पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो ये सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की भी बहुत आवश्यकता है। चलिए, मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो बिंदु बताए हैं इस पे अगर कोई उच्च अधिकारी देख रहे हो तो इस पे ज़रूर अमल करेंगे और इससे संबंधित कुछ कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे। अगर उनको इससे बेहतर कुछ और मिलता है तो वो तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी जो समस्याएं इन्होंने बताया वो काफ़ी अहम है और वो समस्याएं असली है, ओरिजिनल है। क्योंकि ये भी देखते हैं और हम भी देखते हैं काफ़ी, क्योंकि हम भी ग्रामीण इलाके से हैं और ये भी ग्रामीण इलाके से हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समस्याएं होती हैं या फिर नहीं होती, ये होती ही हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि आपका एक अगला भी इंटरव्यू है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप और भी राज्य के मतलब समानांतर देखते हुए बिहार को विकास के रूप में कैसे देखते हैं? कैसा विकसित है और भी मतलब अच्छा कैसे करे, या फिर इसको और ऐसे करना चाहिए? कि बिहार में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसके संसाधनों का हमें लगता है कि अब तक भरपूर उपयोग हम लोग नहीं कर पाए हैं। जैसे हाल ही के एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार पूरे देश में थर्ड जीडीपी ग्रोथ रेट में थर्ड है, थर्ड हाईएस्ट इसका ग्रोथ रेट है। तो हम देख रहे हैं कि बिहार अभी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर कुछ इसके पोटेंशियल्स की बात करें तो एक तो बिहार में लगभग 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम है। तो हमारे पास एक बहुत यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हमको हेल्थ में और एजुकेशन सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करें कि बच्चे स्किल्ड उनको प्रोवाइड मिले। दूसरा मैं देखता हूँ अभी जो हाल में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन हुआ था। तो ये भी एक रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि जब तक हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्री स्टार्टअप्स होते हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, इन सेक्टर्स को बढ़ाया जा सकता है। तो तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट भी बिहार का बहुत बड़ा इशू रहा है, तो इसको भी अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता है।
तो ये कदम उठाया जा सकता अच्छा, आपने ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं आप गवर्नमेंट और अच्छी बेहतर कर सकती है। कहीं यही तो रीज़न है जो लोग पलायन करते हैं, या फिर वो शिक्षा की कमी से हो, या फिर स्वास्थ्य की कमी से, स्वास्थ्य विभाग की कमी हो, या फिर रोजगार की कमी, यही तो रीज़न है, यही तो रीज़न है क्या? है। हाँ, देखिए बिहार में जो माइग्रेशन है वो उसका मेन कारण डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन है, अर्थात यहाँ पर पुश फैक्टर ज़्यादा है, अर्थात लोग यहाँ चूँकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है जिसकी वजह से लोग विवश हो जाते हैं दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि अगर उनको बेहतर स्किल प्रोवाइड किया जाता तो वो अपने राज्य में ही कुछ स्वरोजगार कर सकते थे। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि कैपिटल की भी बिहार में कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी है। अगर हम यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो लोगों को बिहार में ही रोजगार दिया जा सकता है, जिससे माइग्रेशन में भी कमी आएगी। तो ये सब अंत में मैं एक क्वेश्चन, ये मैं और भी छात्र जो मुझे देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, और जो किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम की मतलब देने वाले हैं कोई एग्ज़ाम, या फिर दे के बैठे हुए हैं, उनसे संबंधित सवाल है कि आप कोई बच्चा ये होता है डिमोटिवेट हो जाता है, 1-2 अटेम्प्ट दे फिर डिमोटिवेट होता है। एक कारण फैक्टर ये भी आता है कि उसके घर के आसपास के गांव के लोग या फिर उससे कुछ फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, आप रहने दो, या फिर कुछ और ट्राई करो, डिमोटिवेट होता है। ऐसे इनको आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं मानता हूँ कि तैयारी के दौरान डिमोटिवेट होना एक नॉर्मल चीज़ है, हर कोई इस फेज से गुजरता है। तो इसको आप ज़्यादा सीरियसली ना लें और इससे उबरने पे आप ज़्यादा ध्यान दें। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंसोलिडेट करें, बार बार रिवाइज करते रहें और थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव पढ़ें। अभी बीपीएससी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी पैटर्न बहुत बदल रहे हैं, ब्रॉड सिलेबस हो गया है। तो आप कम्प्रिहेंसिव पढ़ें। आप अगर अपनी गलतियों से सीखें, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप मॉक टेस्ट दें, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। आपको जो गलती दिख रही है आप उसको रेक्टिफाई करें, इम्प्रूव करें और आप बेहतर प्रयास करते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी एक दिन ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अभी आपकी मैं समझ सकता हूँ व्यस्तता कितनी है, इसके लिए मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा और आपकी बेहतर भविष्य और के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप आइए प्रशासन में और फिर लोगों को और फिर शासन प्रशासन की व्यवस्था को सही कीजिए।